वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में आए कुछ 2021 20 21 22 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का सीएचएसएल का पेपर है वो इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से तैयार करके जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली जो प्रीवियस ईयर का डाटा है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2020 का क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं जो कि x% है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो आपको चीज़ मिलती है वो मिलती है 259.20 में। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये रहा हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये आपको पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। देखो, अगर आप इसको चाहो तो बाय ऑप्शन टैली भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। डिस्काउंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, यानी 259.20 का जो डिस्काउंट रहा है वो 720 रुपये पर डिस्काउंट रहा है, प्रतिशत का यहाँ पे 100। यहाँ से मुझे पता लगेगा कि इसकी जो इफेक्टिव रेट बनेगी, क्योंकि दो जो डिस्काउंट दिए जाएंगे, क्रमागत दिए जाएंगे, वो सक्सेसिव केस होता है, इफेक्टिव रेट निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, क्या निकलेगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, डेसिमल से तो ये नीचे 2 0 लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा। 72 तिया 216 चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 72 तिया है ना जी, और 2 के पहाड़े में 2, ये आ गया 36%। 36% का आपको यहाँ पे एक सिंगल डिस्काउंट चाहिए। आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ये 18, 14, 20 और 25 है, ये ऑप्शन है। इसमें से अगर इफेक्टिव रेट निकाला जाए तो 36% किसका आ सकता है। आप बाय ऑप्शन लगाओगे तो यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन उठाते 20। अगर 20 का इफेक्टिव रेट लगाओगे तो 20 + 20 - 20 × 20/100, यही इसका नेट इफेक्टिव बनेगा। वैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में यहाँ माइनस होता है और डिस्काउंट में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को जोड़ के उधर माइनस ही करना है। ये दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी। ये बचेगा -40 और प्लस का 4, तो यहाँ से ये 36% डिस्काउंट आपको निकल जाएगा। यानी कि जो इसका इफेक्टिव रेट मैंने निकाला है ये 20% से, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। सबसे पहले डिस्काउंट पता करिएगा क्या डिस्काउंट बनेगा, फिर 2 इफेक्टिव रेट निकाल के वहाँ से आपको 36 मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट एकदम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक समूह में विद्यार्थियों का जो औसत है वो 75.4 kg है, टोटल एवरेज। कहता है बाद में 7.2, बाद में क्या है 72.9 kg और 73.8 kg, 79.5 kg और 87.4 kg के 4 बच्चे इसमें नए ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 0.24 kg बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक समूह में कितने विद्यार्थियों की संख्या थी। सेम सीएचएसएल टीयर फर्स्ट 2020 का ये आपका सवाल है। देखिए, नेट जो एवरेज है, जो सभी पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो 75.4 kg है, जो हमारे हिसाब से मान के चले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पे डेविएशन चेक करेंगे कि एवरेज से कितना कम कितना ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे ये कितने का डिफरेंस है, कितना कम है, क्योंकि इसको यहाँ लिख लो 75.4 kg है। यहाँ देखते हैं तो ये कितने की कमी आ रही है। देखिएगा, ये हम मान रहे हैं 75.4 और यहाँ पे है 72.9। तो यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 0.5, 14.9 और यहाँ पे आएगा आपका 2, लगभग 2.5 की कमी हो गई इस वाले एवरेज में। इसमें देखोगे तो इसमें कितने की कमी आएगी, 14.6, 14.86 और 4.3, यहाँ पे 1.6 की कमी है। यहाँ देखेंगे डेविएशन में कितना ज़्यादा है, देखिएगा यहाँ ज़्यादा है 1 और 9, 4.1 एक्स्ट्रा है। यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है 7, 7, 5, 12, यहाँ पे 12 ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली डेविएशन यहाँ पे
काम आ रही है। अब चेक करिएगा नेट डेविएशन क्या कह रही है, 2.5 की कमी और 1.6 की कमी, टोटल हो गया 4.1 की कमी। 4.1 की कमी, 4.1 ज़्यादा, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यानी सीधा सीधा मुझे यहाँ से पता चला कि नेट एवरेज में 12 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पे तो नेट डेविएशन कह रही है कि 12 की वृद्धि है किताब वाले के हिसाब से, जो हमारे हिसाब से। किताब वाला क्या कह रहा है, किताब वाला कह रहा है 0.24 की वृद्धि है। तो ज़रा चेक करो मेरे हिसाब से कितनी, 0.24, और किताब वाले के हिसाब से 12। तो कह रहा है टोटल कितने बच्चे हैं, यहाँ से पता करेंगे, डेसिमल हटाओ 2 0, 24 पंजे हो गया 120। यानी टोटल जो विद्यार्थी हैं 4 बढ़ने के बाद 50, देखिए ऑप्शन में 50 भी है, तो बच्चे यहाँ पे ना 50 ही आंसर लगा देंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये 50 वो हैं जो 4 बढ़ने के बाद हैं। उसने क्या बोला, उसने बोला स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में 4 कम थे, तो 50 - 4 आ जाएगा, 46 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में। ठीक है, पहले 46 थे, इसमें 4 ऐड हुए, तब जाके ये आपका 50 हुआ है। तो ये डेविएशन मेथड पे बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पे। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, यानी इसको हाइट चाहिए। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी परित्रिज्या है ना, ऐसे समझ के चलो। परित्रिज्या मतलब सर्कल, जो सर्कल है वो बाहर है, परित्रिज्या मतलब यही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके अंदर, इसकी परित्रिज्या गिवन है, मतलब कि ये वाली रेडियस आपको गिवन है, ये कह लो या नीचे कह लो, है ना, एक ही बात है। ये रेडियस आपको गिवन है और आपको ये चाहिए एच चाहिए। बताइए कैसे आएगा। ठीक है, हाइट आपको निकालनी है, और माध्यिका मतलब हाइट ही होती है, मीडियन कह सकते हो। ठीक है, माध्यिका भी है, मीडियन भी है, और हाइट भी है, एक ही बात है। इसकी जो रेडियस होती है ना, जो रेडियस होती है, इन रेडियस सरकम, डायरेक्टली एक काम करो, सरकम रेडियस की रेडियस जो इसकी होती है वो होती है h/3। अगर मैं हाइट का आधा, हाइट को, पूरी हाइट को 3 से डिवाइड कर दूं तो r आ जाती है। ठीक है, इन रेडियस होती है ये। लेकिन सरकम रेडियस कैसे आती है, सरकम रेडियस होती है 2h/3 होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया जुगाड़ है ये वाला। अगर इन रेडियस चाहिए तो पूरी h का 3 से डिवाइड कर दो तो इन रेडियस आ जाती है अंदर की। लेकिन अगर सरकम रेडियस चाहिए तो h का 2/3 करना पड़ता है, यहाँ से ये मामला बन जाएगा। ठीक है, आपको h निकालनी है, रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस कितनी गिवन है आपको, 14 इक्वल्स टू 2/3 h आपको निकालना है। तो इसको काटोगे 2 से काटोगे 7, और 7 दिया हो जाएगा 21 सेंटीमीटर आपकी h आ जाएगी। ठीक है, यानी ये 2/3 के बराबर है, जो सरकम रेडियस है वो 2/3 के बराबर होती है। अगर इन रेडियस होती तो डायरेक्ट h/3 हो जाता है, मतलब केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो दो चीज़, इन रेडियस मतलब समझते हो, इन रेडियस ये होता है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर सर्कल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इन रेडियस। और सरकम रेडियस क्या होती है, सरकम रेडियस में जो सर्कल होता है वो बाहर होता है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, अंतःकेंद्र और सरकम रेडियस, दोनों चीज़ें होती हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों होते हैं। ठीक है भाई, तो आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है, ICAR में, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। बी ए से 66 सही 2/3% अधिक कम कुशल है, यानी 66 सही 2/3 वो कार्य, जो उसकी कार्य एफिशिएंसी है वो उससे कम है, बी की ए से। और सी की बी से 400% अधिक कुशल है। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया है। यदि बी और सी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले और 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, बड़ा अल्टीमेट सवाल है। सबसे पहले हमारा जो मेन जो आपका मकसद है ज़िंदगी का, वो इसकी एफिशिएंसी का रेशो बनाना है ना भाई। सबसे पहले रेशो बनेगा तो ही काम आपका बन पाएगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ से ABC का पहले हम एफिशिएंसी का रेशो बनाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये जो B है इस A से 66 सही 2/3% कम है। आप मुझे बताओ 66 सही 2/3% क्या होता है, क्या 2/3 नहीं होता?
आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, क्योंकि 1/3 होता है 66 से 1/3, तो 2/3 डबल होता होगा, 33 से 1/3 का डबल 66 से 2/3 यानी 2/3। अगर मान लो कम है ना, तो अगर ए 3 है तो ये 2 कम है यानी कि ये 1 हो गया। यहाँ से रेशो बनाना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत आपके लिए आफत खड़ी कर देगा एग्जाम में। अगर टोटल यूनिट 3 है, ए 3 है, तो जो बी है उससे 2 कम है तो वो 1 हो गया है भाई। आगे चलते हैं, अगला सी जो है वो बी से 400% अधिक है। या 400% का मतलब तो 4 ही हो गया ना, यानी 4 ज़्यादा है। अगर सी बी से 4 ज़्यादा है तो बी तो बेचारा एक ही एफिशिएंसी है, तो सी की कितनी हो जाएगी 5 एफिशिएंसी। यहाँ से आपने ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। ये 400% यहाँ पे मोर देन था, ठीक है। सी बी से मोर देन 100%। आगे चलते हैं। अच्छा, ऊपर की लाइन में लिखा है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर देता है। एक बात बताओ, यहाँ मैं टोटल वर्क नहीं निकाल सकता क्या? यार ए अकेला 40 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर रहा है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ ए एक दिन में कितना काम, एफिशिएंसी है ना भाई। एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन का काम। ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 40 दिन में कितना करेगा, 120 काम। ये टोटल काम है, ठीक है। 120 टोटल काम हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है बी और सी ने 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने आपको जब टाइम एंड वर्क कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, चलो याद भी नहीं है तो लिख लेना। पहले वाले को जोड़ते हैं और बाद वाले को घटाते हैं, ये ट्रिक है। जो भी आदमी पहले जाएगा उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ज़रा चेक करें, बी 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। बी एक दिन में कितना करता है, 1 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 काम, ठीक है। सी जा रहा 2 दिन पहले, एक दिन में 5 काम, 2 दिन में कितना काम, 10 काम। टोटल काम कितना हो गया, 15 काम। 15 काम यहाँ जोड़ दो, क्यों, क्योंकि पहले वाले को जोड़ते हैं। 120 15 हो गया 135 डिवाइडेड बाय, जिसके काम को जोड़ा है उसको ऊपर भी जोड़ते हैं, यानी 5 और 1 6 और 3 9, 9 के साथ में एफिशिएंसी 9 15 जा 135, अर्थात 15 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास, ठीक है। मेन पार्ट इसका एक तो ये रेशो बनाना है। जिस बच्चे को रेशो बनाना आ गया वो कम से कम यहाँ तक तो मामले को ले आएगा। उसके बाद टोटल वर्क, और उसके बाद ये ट्रिक, पहले वाले को प्लस और बाद वाले को माइनस। ये ट्रिक आप याद रखना, अल्टीमेट जुगाड़ है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ICAR का सवाल है 2020 का, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस है वो 451 रुपये है। यदि हानि 11% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर कोई वस्तु ये CP है, ये SP है, अगर ये सामान कोई 100 रुपये का CP है और 11% हानि पर बेच रहे हो तो ये सामान बिकेगा 89 में, ठीक है। और SP और CP का अंतर कितना बताया है उसने बताया है 451। दोनों का यहाँ डिफरेंस 451 है और मेरा दोनों का डिफरेंस आएगा 11। 11 से काटोगे तो 41 आ जाएगा। आपको SP चाहिए तो 41 × 89 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। SP आपको चाहिए। देखिए सवाल बड़ा नहीं है, मेन है आपको इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन में एक चीज़ कर सकते हो, ये 9 1 कम 9, यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है तो ऑप्शन में देखो यूनिट प्लेस पे 9 सिर्फ एक ही जगह है, 36 49, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करो तो 89 की गुणा से करोगे 1 से तो 89 आएगा, और ये हो गया 90 90 360, 360 माइनस में 4 तो 354 ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर फास्ट है तो चीज़ें बहुत आसान है। 356 तो ये हो गया 8 से 14, 36 49 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको CP चाहिए होता तो 4100 आपका सिंपल। उसने CP इसलिए नहीं मांगा क्योंकि यहाँ से आसान बन रहा था, उसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में फंसाना था और वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको कैलकुलेशन से फास्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो यूनिट प्लेस चेक करो जहाँ भी है और उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है। कहता है A + B + C 10 है, A + B + C बराबर 10 है, और A² + B² + C² = 38 है। तो आप मुझे बताएंगे क्या A - B का स्क्वायर
बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब सवाल को आप करने बैठोगे ना, तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। अगर कभी भी सवाल में 2 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो एक वेरिएबल को 0 कर लो, अर्थात पुट c इक्वल्स टू 0, c को 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0, तो ये सारा मामला यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद a प्लस बी 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38 है, लेकिन ऐसा कोई डाटा अगर आप सोच सकते हैं कि a प्लस बी 10 आ जाए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको करने के लिए इसको फार्मूला खोलना पड़ेगा। खोलते हैं आओ जरा। ये खुलेगा ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है भाई, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, b स्क्वायर ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आपका फंक्शन रह गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या 38, तो ये तो आ जाएगा 38, ये वाला है भाई, ये तो आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई 2 माइनस ए बी की वैल्यू और चाहिए। अगर आप यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने में कामयाब रहे तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए बी की वैल्यू आपको ये दे देगा, ये वाला मामला। अगर आप बताओ मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी मुझे 10 मिला हुआ है, अगर मैं दोनों का होल स्क्वायर कर दूँ तो होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 38 है, 38 को यहाँ ले जाओ, यहाँ से उठा के इस मामले को, इसका a भी यहीं छोड़ दो, a भी यहीं छोड़ दो, इस 2 को भी यहाँ ले जाओ, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 माइनस 38 आएगा 62, 62 का हाफ होता है 31, ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है 31 है। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 31 मैंने रख दिया यहाँ। 38 माइनस 31 आया 7, और 7 का दूनी हो गया 14, 7 का डबल हो गया 14, 14 ही इसका 14 आपका करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त तरीका है, नहीं तो ये फार्मूला खोलना पड़ेगा आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो आपको कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है सवाल को, इस सवाल को निपटाने के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कतों में है सवाल ये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कोई किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं की 2 किस्में बेचता है जिसमें 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 25% का लाभ प्रॉफिट वो लेता है। ठीक है, कहता है यदि मिश्रण को 87 रुपये में बेचता है तो गेहूं की पहली किस्म का सीपी और दूसरी किस्म के सीपी का जो है 3 गुना है, और इनकी जो क्वांटिटी का जो रेशो है वो उनको जो मिलाया जाता है वो 8:5 में मिलाया जाता है। तो सस्ते किस्म के गेहूं का सीपी पूछा है, कितने किलो का जो प्राइस है वो कितना है। IB 2021 का ये सवाल है। देखिए, इनकी जो मिश्रण का जो रेशो है वो है 8:5, इनकी क्वांटिटी का जो रेशो है वो है 3 गुना है, पहली वाली जो है वो 3 गुना है, तो 3 गुना है तो ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी, अगर टोटल प्राइस पता करेंगे तो प्राइस कितना आएगा, 8 तिया 24, 5 एकम 5, टोटल ये जोड़ हो गया और डिवाइडेड बाय 8 5 13 यूनिट। यहाँ से मामला बन गया। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो ये आपको मिलेगा 24 5 29 बटे में 13 बराबर वो बेच रहा 87। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सीपी कितने का है, प्रॉफिट जो बाद में देख लेंगे। 29 तिया 87, 13 तिया 39 रुपये, 39 रुपये ऐसे समझो उसका सीपी आ गया। ठीक है, टोटल। अब वो ये कह रहा है सस्ते वाला चाहिए ना आपको, सस्ते वाला चाहिए। चलो देखते हैं, अभी पहले यूनिट निकालते हैं। टोटल 39 आ गया। आपको कह रहा 25% लाभ पर, 25% लाभ अगर करोगे तो 25% 1/4 लाभ हो जाएगा, तो 5/4, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9 चौक 36 और 4 तिया 12 और 1 13,
या डबल कर लो पहले इसको, है ना, 4 का डबल 8 कर लो, 8 ने 72 और 8 तिया 24, ये आ जाएगा 7 4 11 31.2, 31.2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, 31.2 kg रुपया आपका कंफर्म आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि धनात्मक संख्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है XYZ को अगर 34 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 19 21 29 बचता है। तो आप मुझे बताइए 7x माइनस 3y प्लस में 5z को अगर डिवाइड किया जाता है 17 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये एसएससी मेंस 2020 का सवाल है। होता क्या है, जब हम सवाल को किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं मान लो 10 से या 5 से या 7 से, और कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ भी मान लो 3 4 5 6 या 10, मान लो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचता है। अगर आगे उसी संख्या को डबल करते हैं या 3 गुना करते हैं तो ये डायरेक्ट n की वैल्यू मिलती है, मतलब रिमाइंडर जो होता है वही आपका नंबर बनता है। तो दोबारा इसका डबल करके अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या बनता है आपका, यही बनता है। तो उसी के वे में हम इस सवाल का जो रिमाइंडर है वही आपका x, वही आपका नंबर रहेगा, यानी जो 19 है ना वो 19, यही आपकी x की वैल्यू है, और y की वैल्यू वही आपकी 21 है, और z की वैल्यू वही आपकी 29 है। यहाँ से XYZ की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेम टू सेम रहता है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19, y की वैल्यू आपकी आ गई 21, और z की वैल्यू आ गई 29। तो ये आ गया 19 सत्ते हो गया 133, 21 तिया हो गया 63, प्लस 29 पंजे हो गया 145। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 17 से। इसको सॉल्व करोगे तो 133 माइनस 63 करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 और 45 करोगे तो 70 और 45 करोगे तो 7 17 14 7 21, 215 को डिवाइड करोगे 17 से। तो अब आपको यहाँ से रिमाइंडर पता लगाना, रिमाइंडर क्या आएगा। अगर यहाँ चलाते हो 17 दूनी 34 तो चलेगा नहीं, 17 एकम 17 चल गया, यहाँ पे बचेगा कितना 4। ठीक है, और 17 तिया 39, 39 और 45 अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको 11 रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 11, आपका राइट आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, बस ये पता होना चाहिए किसी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो आगे के लिए वही आपका नंबर का काम करता है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ इतना करने लायक नहीं है, सिंपल सा सवाल है, हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रायंगल ONP, ये कोई ट्रायंगल है ONP और L उसका अंतः केंद्र है, ये L जो है ये आपका L है। कहता है एंगल OLP प्लस एंगल ONP आपका 195 डिग्री है। एंगल OLP प्लस एंगल ONP आपका 195 डिग्री है भाई। तो आपको क्या चाहिए, एंगल OLP चाहिए, एंगल OLP की वैल्यू चाहिए। देखो भाई सुनो, CHSL टायर फर्स्ट 2022 का ये आपका क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ से आप इसको N यहाँ रख लो, ONP है ना, तो ONP रख लो। ठीक है, एंगल OLP आपका जो भी है देखेंगे, और ONP आपका 195 है। देखो ये इसके जो है बाइसेक्टर हैं, अगर ये इसका बाइसेक्टर होगा तो बाइसेक्टर में क्या होता है, मान लो ये अगर आपका थीटा होता है, अगर ये आपका थीटा होता है तो ये कैसे निकलता है, ये आपका होता है 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2, एंगल ए का हाफ, तभी तो ये निकलता है ये वाला एंगल, है ना। अगर ये मान लो थीटा है प्लस, तो ये क्या होगा, ये आपका 90 प्लस थीटा बाय 2 होगा। बोलो यही होगा। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिलेगी, थीटा और थीटा हो जाएगा 90, एक काम कर लो
90 90 को उधर ले जाओगे तो 105 बचेगा, ये बन जाएगा 3 थीटा बाय 2, थीटा और थीटा 3 थीटा बाय 2, तो 3 थीटा बाय 3 से काटोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये 35 दिया 105, 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री निकल के आ जाएगा थीटा बाय 2। तो आपको क्या चाहिए, आपको OLP चाहिए, OLP ये वाला एंगल चाहिए। तो OLP मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए ना, OLP मतलब थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो 35 दूनी ये आ जाएगा 70, और 70 तो ऑप्शन में है ही नहीं। थीटा बाय 2 35 आ गया ना भाई, 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 105 3 थीटा बराबर, तो थीटा बाय 2 आ जाएगा तुम्हारा 35। आपको क्या चाहिए, OLP ये वाला एंगल, अच्छा सॉरी, आपको OLP चाहिए भाई, ये वाला एंगल चाहिए। तो थीटा बाय 2 क्या आ गया 35, तो थीटा बाय 2 यहाँ रख दो 35, तो 90 और 35 हो जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको OLP चाहिए था ना, मुझे लगा N चाहिए, तो N तो 70 ही आएगा। अगर ये 70 आएगा तो ये ऑटोमेटिक 90 प्लस थीटा बाय 2 यानी एंगल A बाय 2। ये याद रखना, जब भी इसके इंटीरियर बाइसेक्टर होता है अंदर को, तो अगर आपको ये निकालना हो ना, ये वाला एंगल OLP, एंगल OLP निकालना हो तो 90 प्लस एंगल N बाय 2 होता है। ठीक है, इसी बेस पे, इसी थ्योरम पे ये सवाल आपके लिए बना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इसमें अगर आपको रेशो पता है ना, इंटीरियर देखिए ये होता है, यह भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, इन सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोनों का अगर इसी में मैं इसको बना दूं तो ये ऐसे बनेगा। इन तीनों का रेशो होता है। रेशो क्या होता है, ये बड़ा सर्कल है इसके बाहर का, है ना, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें, और ये है छोटा सर्कल, मतलब जो उसके अंदर है। ठीक है भाई, हाँ ये गलत बन गया, यहाँ पे ना अंदर बनेगा ये ऐसे, ये छोटा, अगर इसमें बनेगा ये, ठीक है ना, इसमें मुश्किल बनेगा, यहाँ बनाओ, ये ऐसे बनेगा। अगर एक ही आकृति में तीनों बनाओगे तो ये बनेगा। तीनों का इनका रेशो होता है, ये इसका 4 गुना होता है, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल का रेशो होता है 4 गुना, और पाई तो चलता ही है, तो पाई यहाँ भी और पाई यहाँ भी, तो ये पाई रह जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया का रेशो होता है 3√3, मतलब ये टोटल रेशो है सर्कम सर्कल, ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल और इन सर्कल के एरिया का रेशो होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, जिस बच्चे को ये पता है उसके लिए सवाल बेहद ही आसान है। कैसे आसान है देखिएगा, आपको सम मिला हुआ है किसका, सर्कम सर्कल और इन सर्कल का, तो मेरे हिसाब से वो कितना है, टोटल जोड़ोगे तो 4 और 1 5 पाई है भाई, 5 पाई मतलब 22/7। किताब वाला कह रहा 770, 22 पंजे 110, 110 सत्ते 70। ठीक है, यानी एक की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 49, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इक्विलेटर ट्रायंगल का। तो इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है 3 गुना, तो 49 का 3 गुना करोगे तो 49 तिया हो जाएगा 147√3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दिया हुआ है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति से थ्रो कर रहे हैं किसी गेंद को, जिनके मार्गों की लंबाई है इक्वल, ठीक है, बराबर है, तो डिस्टेंस है वो बराबर ट्रैवल कर रहे हैं, और पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का जो एवरेज है, एवरेज स्पीड है, स्पीड का रेशो है पहले का और दूसरे का वो है 90, स्पीड का रेशो है भैया, ठीक है, 90 और 162। अगर इनकी स्पीड का रेशो बनाते हैं तो टाइम इसका रिवर्स होता है भाई, टाइम में और स्पीड में
उल्टा संबंध होता है, रिवर्स रेशो होता है। तो 18 पंजे 90 और 18 निम्मा 162। टाइम का रेशो हो जाएगा 9:5। आगे बढ़ते हैं। कहता दूसरा जो व्यक्ति है वो 1 सेकंड में तय करता है। अगर 1 सेकंड में तय करेगा, यानी ये 1 सेकंड में तय कर रहा है। 5 की वैल्यू 1 है, तो 9 की वैल्यू क्या आएगी? तो 5 से इसको डिवाइड कर दो भाई। 5 इसको देखो बताता हूँ मैं कैसे। इस 5 को अगर 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका 1/5 करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। तो इसका भी 1/5 करोगे तो 9/5 करना पड़ेगा। 9/5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.8 सेकेंड। 1.8 सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेम टू सेम है। एक समबाहु त्रिभुज के बाहरी और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर है 154। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। सेम टू सेम सवाल है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया सर्कल और ट्रायंगल, और इन सर्कल का जो रेशो होता है वो 4π3√3 और पाई होता है। दोनों का डिफरेंस है 154। दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना? 154 क्षेत्रफल का। मेरे हिसाब से कितना डिफरेंस आएगा ज़रा चेक करो। 3 पाई, 3 × 22/7। 22 सत्ते आ जाएगा 154 है भाई। 22 सत्ते आ जाएगा 154, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 49। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको 3 की वैल्यू तो है ही, √3 और करना है, क्योंकि 3 की वैल्यू तो मैं 3√3 की चाहिए, यानी √3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 49√3। ठीक है, तो इतना आसान है। जिस बच्चे को ये पता है उस बच्चे के लिए 3 से 4 सेकंड का सवाल है, बस इतने सेकंड में सवाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ SSC CHSL और CGL में आए हुए सवाल थे आपके लिए। कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन IB का भी है जो टफ से टफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज के। तो इस सेशन को अगर आपने लाइक किया हो तो ज़रूर इसको शेयर भी करना। ठीक है, कमेंट किया करो, और अगर जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलेंगे आपके नेक्स्ट किसी सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।